Hi everyone, welcome back to my channel, and this is the last thing we all need to put a full stop on our preparation for NORCET 7. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में. ऑल दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, जो भी आपको चाहिए नॉर्सेट 7 के लिए. सो लेट अस बिगिन विद दिस. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग क्योंकि हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. और हम सब जानते हैं दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर. और along with these previous years I have put one or two other important questions also. So very first question of this session is, which is not an adverse effect of clozapine? So I want all of you to start thinking and put your answers, which is not an adverse effect of clozapine. And I have told you that how much important this particular drug is. So clozapine is a very important drug और उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोज़ापाइन. तो क्लोज़ापाइन क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं. सो वी ऑल नो दैट क्लोज़ापाइन इज़ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक. सो इट इज़ एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं. नाउ व्हाट ऑल आर द साइड इफ़ेक्ट्स? साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि Sialorrhea, which means wet pillow syndrome. This can also be called as excessive salivation. तो जब पेशेंट को क्लोज़ापाइन चलता है तो पेशेंट को ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है. What else? Patient can have sedation. Patient can have syncope. Tachycardia can also occur. Now there is three things, there are three symptoms जो कि life threatening है. Life threatening, there are three symptoms, those they are life threatening. And I know अभी तक आपके दिमाग में वो आंसर आ चुका है क्योंकि हम बहुत बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट इज़ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, दैट इज़ मायोकार्डाइटिस एंड सीजर्स. ये हैं कुछ जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है. सो लेट अस गो बैक टू द आंसर और देखते हैं हमारा क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है. विच इज़ नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोज़ापाइन. सो हिपैटोटॉक्सिसिटी, लेट अस थिंक अबाउट इट. वेट गेन, सो वेट गेन इज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोज़ापाइन. तो वेट गेन के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है दैट क्लोज़ापाइन कॉजेज हाइएस्ट वेट गेन. तो जो वेट गेन है क्लोज़ापाइन के साथ सबसे ज़्यादा होता है. अगर किसी पेशेंट को कोई दूसरी एंटीसाइकोटिक चल रही है और एक पेशेंट है जिसको क्लोज़ापाइन चल रही है, तो जो पेशेंट को क्लोज़ापाइन होगी उसका वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा. नाउ हाइपर सलाइवेशन, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस, दिस इज़ कॉल्ड एज सियालोरिया. तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवर्स इफेक्ट. Tachycardia, yes, this also happens. Now what about hepatotoxicity? देखिए hepatotoxicity in some of the cases it has been seen कि liver enzymes को जो क्लोज़ापाइन है वो अफेक्ट करता है, लिवर को कुछ हद तक अफेक्ट करता है. पर क्योंकि अगर हम सारे ऑप्शंस में कंपेयर करें तो हमारा आंसर हिपैटोटॉक्सिसिटी ही होना चाहिए. वाई? बिकॉज इट इज़ अ रेयर साइड इफ़ेक्ट. इट इज़ अ रेयर साइड इफ़ेक्ट एंड इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है. ये सेल्फ लिमिटिंग होता है. अगर लिवर एंजाइम्स डिविएट होते भी हैं तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है. सो आवर आंसर शुड बी हिपैटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि बाकी और चीज़ों को हम देखें तो हम वेरी मच श्योर हैं कि ये सब क्लोज़ापाइन के साथ होता ही होता है. अगर अभी तक भी आप लोगों ने क्लोज़ापाइन से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स या उससे रिलेटेड और चीज़ें याद नहीं की हैं, सो प्लीज़ डू इट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. नेक्स्ट, which of the following side effect is specifically associated with high dose of clozapine? तो हाई डोज ऑफ क्लोज़ापाइन के साथ क्वेश्चन अगेन क्लोज़ापाइन का है और आपसे पूछा गया है कि हाई डोज ऑफ क्लोज़ापाइन. अब अगर आप ऑप्शंस में देखें, सियालोरिया, वेट गेन, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, सीजर्स, ऑल ऑफ दीज आर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोज़ापाइन.
बट हाई डोज के साथ कौन सा है? मान लीजिए देयर आर 2 पेशेंट्स जिसको कि एक को जो क्लोज़ापाइन चल रही है वो हाई डोज चल रही है, दूसरे पेशेंट को कम चल रही है, नॉर्मल जो एक डोज है, यूजुअल डोज है वो चल रही है. सो द पेशेंट हु इज़ गेटिंग हाई डोज ऑफ क्लोज़ापाइन, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, पेशेंट को क्या हो सकता है? क्योंकि उसी के हिसाब से तो आप पेशेंट को टेक केयर करोगे ना, एक प्लान ऑफ केयर डेवलप करोगे. सो वी हैड टॉक्ड अबाउट 3 लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स इन प्रीवियस क्वेश्चन. एग्रेनुलोसाइटोसिस, मायोकार्डाइटिस एंड सीजर्स. तीनों लाइफ थ्रेटनिंग है, बट बोथ ऑफ दीज they are not at all they do not depend on dose independent है, डोज कितनी भी हो these side effects can occur. but seizures एक ऐसा है जो कि हाई डोज के साथ हो सकता है, इट इज़ डोज डिपेंडेंट. तो हमारा आंसर क्या हुआ? सीजर्स, बिकॉज सीजर्स इज associated with high dose of clozapine. Okay, so no more confusion. आपका जितना confusion था it ends here. Moving on to the next question. Clinically used form of lithium. अब देखो, कहने को ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लिथियम बोलते हैं, लिथियम का पूरा नाम हम कभी यूज़ नहीं करते. सो दिस इज़ हाउ द पेपर सेटर और द एग्जामिनर ट्राइज टू कन्फ्यूज अस कि लिथियम का पूरा नाम क्या है, क्लिनिकल नाम क्या है जो लिथियम हम यूज़ करते हैं मेनिक पेशेंट्स में. So whether it is lithium gluconate, lithium chloride, lithium carbonate और lithium permanganate. तो जिस बच्चे ने पूरा नाम पढ़ा है, जिसको पता है, तो वो आंसर कहाँ टिक करेगा? वो यहाँ टिक करेगा, lithium carbonate. ओके, सो क्लिनिकली यूज्ड फॉर्म ऑफ लिथियम इज लिथियम कार्बोनेट. अदर जो है सब बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं. तो इतनी कन्फ्यूजन्स या इतनी सिली मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग कॉजेज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया. अब एंटीसाइकोटिक ड्रग, कौन सा एंटीसाइकोटिक ड्रग ऐसा है जो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कॉज करता है? सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो क्यों रहा है एंटीसाइकोटिक्स के साथ. देखो, हम लोग जब एंटीसाइकोटिक्स पढ़ा या फिर हमने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा, तो हमने डिस्कस किया था दैट देयर आर 4 मेजर पाथवेज ऑफ डोपामिनर्जिक पाथवेज हैं. 4 मेजर डोपामिनर्जिक पाथवेज हैं. नाम बताएंगे क्या? कैन यू टेल मी द नेम डोपामिनर्जिक पाथवेज? देयर आर 4 डोपामिनर्जिक पाथवेज. व्हाट ऑल आर दे? मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल, ट्यूबरोइन्फंडिबुलर एंड नाइग्रोस्ट्राइटल. ओके, ये 4 मेजर पाथवेज हैं. ये बात हुई डोपामिनर्जिक पाथवे की. अब डोपामिनर्जिक पाथवे का डिस्कशन कहाँ से आया? ऐसे आया कि जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि एक्सेस ऑफ डोपामिन हो जाता है. क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ डोपामिन हो जाता है. स्किज़ोफ्रेनिया के केस में डोपामिन हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं कि डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज़ वाई इट कॉजेज साइकोटिक सिम्टम्स. अब उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए एंटीसाइकोटिक्स दिए जाते हैं. एंड व्हाट डू दे डू? एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं? दे ब्लॉक द रिसेप्टर्स ऑफ डोपामिन, जिसकी वजह से जो एक्सेस हो रहा है डोपामिन, वो एक्सेस ना होकर अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है. नाउ, अब ये जो डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? एवरी डोपामिनर्जिक पाथवे में हो रहे हैं. मीजोलिम्बिक पे भी हो रहे हैं, मीजोकॉर्टिकल में, ट्यूबरोइन्फंडिबुलर में एंड नाइग्रोस्ट्राइटल, सब में हो रहे हैं. ओके, नाउ अब बात करें, अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे. हमसे पूछा गया हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहाँ पे, आई मीन विच ऑफ द ड्रग इज़ कॉजिंग हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया. अब बात करें तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कैसे हो रहा है? देखो, इन सब का अपना अपना एक असर होता है, इन सब का अपना अपना एक इफेक्ट होता है जब भी यहाँ पे हमारे जो डोपामिन पाथवेज हैं जब वो ब्लॉक हो रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज जो हमारे डोपामिनर्जिक पाथवेज हैं, इनका एक अपना अपना इफेक्ट है, अपना अपना एक कुछ ना कुछ इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं. तो बात हुई अब हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया. सो ट्यूबरोइन्फंडिबुलर में जब डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं जब वो ब्लॉक होते हैं, सो व्हाट इट कॉजेज?
hypodopaminergic state, hypodopaminergic state in tuberoinfundibular, it causes hyperprolactinemia. It causes hyperprolactinemia. I think I'm making a spelling mistake here. Okay, so this हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से मेल्स में गैलेक्टोरिया और फीमेल्स में भी कुछ सिम्टम्स आते हैं. तो हमारा आंसर क्या हुआ? अच्छा, अभी हम अपने आंसर पे नहीं पहुँचे, अभी हमने हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का मैकेनिज्म जाना है. सो नाउ टेल मी विच ऑफ द ड्रग यू थिंक कैन कॉज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया. अब ये सब अगर आप देखें तो ये सब क्या हैं? ये सब है हमारे पास, all of these are antipsychotics. All of these drugs are antipsychotics. Clozapine, risperidone, quetiapine, and olanzapine. All of these are second generation. All of these are second generation. हमें पता है ना, 2 जनरेशन होती है. फर्स्ट जनरेशन जो कि हमारे टिपिकल हैं और सेकेंड जनरेशन जो हमारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. सो देर इज़ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. तो जितने भी हमारे सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं ना, what they do they cause lesser EPS. They cause lesser EPS क्योंकि वो डोपामिन पे भी काम करते हैं और वो सेरोटोनिन पे भी काम करते हैं. नाउ दिस हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इज एंडोक्राइन साइड इफेक्ट है ना. एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ा रहा है, एंडोक्राइन जो हमारा सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहा है. तो एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, लेस इन केस ऑफ सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स. तो ये तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया. तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर ये होगा कि एक्सेप्ट रेस्पेरिडोन. सो व्हाट डिड आई से? इस पूरा जो हमने डिस्कशन किया है उसका एक क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन देखिए ये है, 4 मेजर डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं, मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिकल, ट्यूबरोइनफंडिबुलर एंड नाइग्रोस्ट्राइटल. हर जगह एंटीसाइकोटिक्स देने के बाद इन सब जगह जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. तो ट्यूबरोइनफंडिबुलर में जब डोपामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं और हाइपोडोपामिनर्जिक स्टेट होती है, मतलब लेस डोपामिन, इट कॉजेज हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया. नाउ अब अगर हम सेकेंड जनरेशन ड्रग्स की बात करते हैं जो कि ये सारे हैं, तो सेकेंड जनरेशन के साथ क्या है कि वो ऑलरेडी एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स कम कॉज करते हैं इन कंपैरिजन विद फर्स्ट जनरेशन. बट देर इज़ वन ड्रग, वन सेकेंड जनरेशन ड्रग which causes these endocrine side effects, and that is risperidone. So that is why हमारा जो आंसर है वो risperidone है. तो इसको आपने याद कर लेना है, समझ लेना है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से. ओके, नाउ नेक्स्ट, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. क्या ये स्मोकिंग सिजेशन के लिए यूज़ होता है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए, ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन के लिए, या फिर अल्कोहल विड्रॉल के लिए? एंड वी ऑल नो दैट निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? स्मोकिंग सिजेशन के लिए, स्मोकिंग को रोकने के लिए, क्योंकि निकोटिन को रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पे. दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जिससे कि निकोटिन को रिप्लेस किया जा सके, and which eventually helps in smoking cessation. So the answer is option A. Next question, which of the following is not used before ECT procedure? ECT procedure से पहले क्या चीज़ नहीं करनी है? Have light meal before the procedure. देखते हैं आगे ऑप्शंस देखते हैं. देखो कई बार ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो एंड यू रीड द आंसर और द फर्स्ट ऑप्शन आपको लगता है यही आंसर है और आप आगे ऑप्शंस ना पढ़ के उसको टिक कर देते हो. सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. प्लीज़ रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली. प्री मेडिकेशन विद एंटीकोलिनर्जिक्स, क्या ये नहीं करना चाहिए? पर हम ऐसा करते हैं. दिस शुड बी डन टू डिक्रीज दी सिक्रीशंस, ओरल सिक्रीशंस. NPO पेशेंट को रखना होता है. वॉश दी ऑयल्स फ्रॉम हेयर, येस, क्योंकि ये बेटर कंडक्शन के लिए ज़रूरी है. सो हैव लाइट मील बिफोर द प्रोसीजर, ये नहीं करना होता है. वाई? क्योंकि जो ECT है उसमें एनेस्थीसिया का इस्तेमाल भी होता है. ECT में एनेस्थीसिया को भी यूज़ करते हैं. तो अगर एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं तो मील नहीं लेना है, पेशेंट को NPO रखना है, क्योंकि एस्पिरेशन, हम नहीं चाहते कि एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ें.
So having light meal before the procedure should not be used. So chances of PTSD are more common in now. PTSD से भी आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. What is PTSD? PTSD is post traumatic stress disorder. अब हमसे पूछा गया इन में से कौन सी कंडीशन में PTSD बहुत कॉमन है. अब क्या है, डिवोर्स है, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर है, फेसिंग गन शॉट है या बैंक रॉबरी है. देखो सबसे पहली बात तो जो PTSD है वो किस वजह से होता है, एक्चुअल और थ्रेटेंड डेथ. मतलब किसी ने विटनेस किया है, या तो बहुत डरा हुआ है, किसी ने विटनेस किया है एक्चुअल किसी की डेथ को, या फिर थ्रेटेंड फील किया है. उस कंडीशन में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है. तो हमारा जो ये आंसर है, आंसर क्या है, फेसिंग गन शॉट. अगर मान लीजिए किसी ने कोई अटैक हुआ है जिसमें किसी को गन शॉट हुआ है, या किसी ने गन शॉट फेस किया है, दिस थिंग कैन कॉज PTSD. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ PTSD? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ PTSD? 3 मेन सिम्टम्स हैं PTSD के. क्या है, इंट्रूजन है जिसमें कि फ्लैशबैक्स हैं, पेशेंट को बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं. और क्या है, अवॉइडेंस है. अवॉइडेंस मतलब उस इंसिडेंट्स के बारे में बात करने से अवॉइड करना, उस जगह पे जाना अवॉइड करना. एंड अराउजल, पेशेंट इज़ ऑलवेज हाइपर एक्टिव या फिर अराउजल स्टेट में है. ओके, इंसोम्निया, गिल्ट, ये सब चीज़ें भी अदर फीचर्स हैं PTSD के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चलते हैं. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ. व्हाट ऑल आर द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स? कौन कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं? जैसे कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जैसे कि रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट, वर्ड कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, वर्ड एसोसिएशन है. तो ये सब क्या है, हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जो कि प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं. किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन. Now what is projection? What is projection? Projection is what is inside us, जो हमारे अंदर है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, which we are not able to speak, we are projecting on someone, we are projecting onto someone else. तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो क्या असेस करने में हेल्प करती हैं? हमारी नॉलेज, हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी. सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स दे आर यूज्ड टू असेस द पर्सनैलिटी. ओके, नाउ हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अनकॉमन. देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन स्टेम होते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, और क्योंकि हमारे पास समय भी लिमिटेड होता है अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये और ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं. बट स्टिल ये कन्फ्यूजन में हमने कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है. वी हैव टू रीड द क्वेश्चन स्टेम वेरी केयरफुली एंड वेरी क्लियरली. विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अनकॉमन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं मिलती है स्किज़ोफ्रेनिया में. क्या नहीं मिलती है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग होता है क्या? विजुअल हेलुसिनेशन होता है क्या? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, थॉट एलिनेशन, ये सब होता है क्या? येस, थॉट एलिनेशन होता है जिसमें कि थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग एंड थॉट विड्रॉल, ये 3 चीज़ें होती हैं. तो ब्रॉडकास्टिंग हो गया. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, पेशेंट को लगता है कि नहीं आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो मुझसे रिलेटेड है किसी तरीके से, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. सो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस is present, is common in schizophrenia. Which is not common, visual hallucination is not common. Now you will say कि क्यों भाई hallucination तो होता है. तो I will say yes, hallucination होता है, पर there are some types of hallucination. और auditory hallucination is the most common one. Auditory hallucination is the most common. Visual hallucination is not common in schizophrenia. Visual hallucination किस में common होता है? In dementia, डिलीरियम, जो हमारे न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स कहिए, उसमें विजुअल हेलुसिनेशन कॉमन होता है. बट इन केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज कॉमन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन इज सेइंग दैट एवरीवन अराउंड हिम आर डाइंग एंड इज ऑल्सो डीकेइंग. नथिंग एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड. दिस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? नाउ सबसे पहली चीज़ तो ये एक डिल्यूजन है, ये एक डिल्यूजन है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है. बट कौन से टाइप का डिल्यूजन है? डिल्यूजन भी तो हमने बहुत टाइप के पढ़े हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप. मोस्ट कॉमन टाइप, ये एक अलग से मैं आपको एक
अदर देन दिस क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, बट अभी ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें देखना है कि ऐसा डिल्यूजन जिसमें पेशेंट को लगे कि एवरीवन अराउंड हिम इज़ डाइंग एंड एवरीवन इज़ डीकेइंग, ही इज़ ऑल्सो डीकेइंग, नथिंग इज़ एग्जिस्टिंग। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस रेफर्स टू पैरानॉइड डिल्यूजन? नो, क्योंकि पैरानॉइड में क्या होता है, पेशेंट को लगता है अदर्स आर गोइंग टू हार्म हिम या फिर अदर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। डिल्यूजन, येस इट इज़ अ डिल्यूजन, बट वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी नहीं है। परसिक्यूशन में क्या है? अगेन it is when others are trying to harm him. Delusion of nihilism या फिर nihilistic delusion. Nihilism मतलब nothing exists, कुछ भी exist नहीं कर रहा है, nothing exists, कुछ भी real नहीं है, everything is going to end. So delusion of nihilism, nihilistic delusion. Okay, so option D is the right answer. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आई एम श्योर आपने अभी तक बहुत सारे MCQs कर लिए हैं। एवरीथिंग यू हैव completed your theory, you have done the revision, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जितना बार देखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा है। सो हाउ ऑफन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड? हाउ ऑफन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड? देखो, इन केस ऑफ अक्यूट इलनेस, इसको हमें थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करना होगा। ओके, इन केस ऑफ अक्यूट इलनेस, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है स्पेसिफिकली ऐसे कुछ। और अगर पुराना केस है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका लंबे समय से चल रहा है, तो उस केस में हम थोड़ा सा गैप लेके चलेंगे। तो इन अक्यूट केस इट इज़ 6 hours, एंड इन क्रोनिक केसेस इट कैन बी मंथ्स, few months. ओके, और on every admission. So 6 hours is the answer here. Most specific जो हमारा आंसर है यहाँ पे 6 hours है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 dose of disulfiram is effective for how many days? Yes, this is also an important हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखो, डाइसल्फिराम क्या है? इट इज़ अ डेटरेंट एजेंट कहो, आप एंटी अब्यूज थेरेपी कहो, अल्कोहलिज्म, क्रोनिक अल्कोहलिक्स के केस में डाइसल्फिराम इज़ यूज्ड। डाइसल्फिराम यूज़ किया जाता है एज ए डेटरेंट एजेंट। नाउ व्हाट हैपन्स? डाइसल्फिराम की एक डोज कितने दिनों तक इफेक्टिव है? अब डाइसल्फिराम जब हम पेशेंट को देते हैं तो व्हाट इट डज डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन कॉज करता है, DER कॉज करता है, क्योंकि ये अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करता है, उस प्रोसेस को इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से पर्सन को कुछ अनप्लेजेंट रिएक्शंस भी एक्सपीरियंस होती हैं, जैसे कि डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग है, पैल्पिटेशंस है, फ्लशिंग ऑफ फेस है, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग, एंजाइटी, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, ये सब पेशेंट को होने लगता है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी है क्योंकि हमसे पूछा गया है एक डोज ऑफ डाइसल्फिराम कितने दिनों तक एक्टिव रहती है, कितने दिनों तक इफेक्टिव रहती है। वन मोर थिंग रिलेटेड टू डाइसल्फिराम, पेशेंट को क्या बोलना है, क्या अवॉइड करना है पेशेंट ने? पेशेंट को ऑल दोज प्रोडक्ट्स दैट कंटेन्स अल्कोहल, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि स्पिरिट है, जैसे कि नेल पेंट रिमूवर है, आफ्टर शेव लोशन है, ऐसी कोई भी घर में कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अल्कोहल होता है, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। बट अगेन द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी डेज? सो 1 dose ऑफ डाइसल्फिराम इज इफेक्टिव फॉर 7 days to 14 days। तो हमारा जो आंसर है 2 हफ्ते, हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है एटलीस्ट 2 weeks तक पेशेंट हैज़ टू अवॉइड यूजिंग all of those things that contains alcohol, even in smaller amount, because what will happen? It will produce disulfiram ethanol reaction and which is not at all a pleasant reaction. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया इज़ रिड्यूस्ड बाय। अब स्किज़ोफ्रेनिया के साथ क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो जाती है पेशेंट की। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज देर आर डिफरेंट आंसर्स, अलग अलग आंसर्स है, कहीं पे 10 to 11 years है, कहीं पे 10 to 15 years है। ओके, तो एक जो मोस्ट कॉमन जो एक आंसर निकला या जो एक एवरेज एक आंसर निकला, दैट इज़ 15 to 25 years ऑफ एज। 15 से 25 साल तक हम मान के चलते हैं कि पेशेंट का जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस हो गई है। चलिए नेक्स्ट, chronic alcoholics, they suffer with Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome due to the deficiency of। अब हमें पता होना चाहिए जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है,
उनमें थायमिन डेफिशिएंसी हो जाती है। थायमिन डेफिशिएंसी हो जाती है क्यों? देयर आर वेरियस फैक्टर्स। पहली चीज़ है न्यूट्रिशन अच्छे से ना लेना, दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब ना होना, क्योंकि जो जीआई सिस्टम की इनर लाइनिंग है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ओके, सो थायमिन डेफिशिएंसी इज देयर, जिसकी वजह से इट कॉजेज वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी एंड कोर्सकॉफ syndrome. So what should be the answer? The answer is vitamin B1. Now do not get confused. B1 and thiamine both are same. ओके, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइन. पेशेंट्स ऑन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. नाउ ओके, चलिए आगे चलते हैं. पेशेंट्स ऑन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सिट्रस फ्रूट्स. अगर आपका कोई पेशेंट है जो MAOI पे है और आप पेशेंट को बोलो कि सिट्रस फ्रूट्स आपने नहीं खाने हैं, वाई, वॉट इज़ द रीज़न, वॉट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस. अब ये देखो, इससे ना हर बार एक क्वेश्चन आता है, MAOI से हर बार एक क्वेश्चन आता है. सो प्लीज़ 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 इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड कीप दिस इन माइंड दैट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स थोड़ा सा कम यूज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है. क्या रिस्क एसोसिएटेड है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर देते हैं ये, और चीज़ रिएक्शन कॉज कर देते हैं ये. क्यों कर देते हैं? क्योंकि पेशेंट ने अगर MAOIs के साथ, इफ़ पेशेंट इज इंजेस्टिंग और ईटिंग सच फूड आइटम्स दैट आर हाई इन टायरामिन कंटेंट, then this will cause hypertensive crisis or cheese reaction. Patient will have severe occipital headache. Patient will have hypertension, मतलब high BP. So the answer is hypertensive crisis. Okay, now moving on to the next question. Which of the following can be a risk factor for PTSD? This also we have done. Most common area that is affected in trichotillomania. Now what is trichotillomania? Trichotillomania is अ कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट अपने हेयर पुल करता रहता है, हेयर निकालता रहता है. सो व्हाट इज दिस? इट इज़ अ कंपल्सिव डिसऑर्डर. पेशेंट इज नॉट एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ. When we say compulsive disorder means patient is compelled to do so. Patient is not able to control that जो इम्पल्स जो आ रही है, या फिर जो एक मतलब उसका जो एक अर्ज है उसको नहीं शांत कर पा रहा है, उसको नहीं रोक पा रहा है. सो ट्रिकोटेलोमेनिया में क्या होता है? मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा है? स्कैल्प. स्कैल्प इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया दैट इज़ अफेक्टेड इन ट्रिकोटेलोमेनिया. पेशेंट क्या करता है? अपना हेयर पुलिंग इतना ज़्यादा करता है कि स्कैल्प में पैचेस बन जाते हैं, खाली खाली पैचेस बन जाते हैं. Okay, and then eyelashes can be one of them, eyebrows can be one of them, but most common हमसे पूछा that is scalp. All among the following are seen in anorexia nervosa. Now this is also a very important topic क्योंकि anorexia nervosa पिछले कुछ सालों से ज़्यादा, मतलब every year we are expecting and we are seeing questions from anorexia nervosa. Okay, now all among the following are seen in anorexia nervosa except. Now what is anorexia nervosa? What is anorexia nervosa? Anorexia nervosa is an eating disorder जिसमें क्या है? जिसमें देखो कुछ एक सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ which will help you in identifying the right answer. Disturbed body image, very thin, just like malnourished. Patient is not eating enough amount of food. Patient has intense fear of gaining weight, and it is common in adolescents. And that to females. Okay, what else? Amenorrhea is one symptom of anorexia nervosa. What else? Patient will have lanugo, fine hair लाइक अपीयरेंस ऑन द स्किन, जो कि न्यूनेटल में भी देखने को मिलती है. एंड पेशेंट मे हैव ऑस्टियोपोरोसिस. मतलब जितनी भी हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, डेफिसिट्स हैं, बीमारियां हैं, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगी. हार्ट फंक्शंस आर ऑल्सो अफेक्टेड क्योंकि नाउ द हार्ट हैज़ टू function more, the heart is compensating. Now let us look at the options. मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, यस ये देखने को मिलेगी. अब नाउ मायोकार्डियम को, जो हमारा हार्ट है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी है. ऑस्टियोपोरोसिस है, यस. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यस. मेनोरेजिया, नो. मेनोरेजिया की जगह हमने क्या पढ़ा है? मेनोरेजिया इज एक्सेसिव ब्लीडिंग. मेनोरेजिया की जगह हमने क्या पढ़ा है? पेशेंट विल हैव एमेनोरिया, absence of this menstrual cycle or menses. Okay,
So this is the answer. Option D is the right answer. Now these are the symptoms associated with anorexia nervosa. So this is an eating disorder. इसके साथ साथ और क्या eating disorders हैं? We have bulimia nervosa, we have binge eating disorder. Now all are known as SFRS except. Now what is SFRS? SFRS is Schneider's first rank symptoms. ये क्या हैं? These are first ranked symptoms given by Schneider. And किसके symptoms हैं? Schizophrenia के symptoms हैं. There are 11 symptoms. 3 thought phenomena. Okay. 3 made phenomena. Made impulses, made volition, okay, made affect. 3 made phenomena, 3 thought phenomena, and what else? Then there is somatic passivity. Then there is delusional perception. Then 3 types of auditory hallucinations, जिसमें कि थॉट इको है, रनिंग कमेंट्री है. ओके, सो दीज आर द 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स गिवन बाय श्नाइडर. अब हमें देखना है कि कौन सा इसमें से नहीं है. थॉट इको, येस, थॉट इको इज देयर. 3 टाइप ऑफ ऑडिटरी हैलुसिनेशंस में आता है. थॉट ब्रॉडकास्टिंग इज ऑल्सो देयर. ऑडिटरी हैलुसिनेशन इज ऑल्सो देयर. विजुअल हैलुसिनेशन, क्या विजुअल हैलुसिनेशन आता है स्किज़ोफ्रेनिया में? तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, देखा है दैट विजुअल हैलुसिनेशंस आर नॉट सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया, नॉट इवन इन द SFRS. All of the following result in delirium except. Now what is delirium? What is delirium? Now ये क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा हम delirium और dementia के बारे में बात कर लेते हैं. This difference will help you in other questions also. Now what is delirium? What is delirium? Delirium is acute decline in level of consciousness. What is dementia? Dementia is a chronic disorder. delirium में जो symptoms होते हैं कैसे होते हैं? फ्लक्चुएटिंग होते हैं. डिमेंशिया में symptoms कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे ही आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे. मेमोरी इम्पेयरमेंट है. ओके, ये क्या है? यहाँ पे क्लियर कॉन्शियसनेस है. क्लियर कॉन्शियसनेस है. डिमेंशिया में जो पेशेंट है वो क्लियरली कॉन्शियस है, बट यहाँ पे क्या है? क्लाउडेड कॉन्शियसनेस है. क्लाउडेड कॉन्शियसनेस है. अब ये क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कॉज. डिलीरियम इज बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कॉज. डिमेंशिया इज इटसेल्फ अ डिजीज. It is itself a major neurocognitive disorder. ओके, ये तो हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस. अब देखते हैं ज़रा. नाउ डिलीरियम, सबसे पहली चीज़ है अंडरलाइंग कॉज की वजह से होता है. नाउ व्हाट इट कुड बी, क्या कॉज हो सकता है? कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे कि किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ, कोई सब्सटेंस का इंटॉक्सिकेशन है, विड्रॉल है, जैसे कि अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन हो गया या विड्रॉल है, ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन हो गया या विड्रॉल है, कोई पेन मेडिकेशंस हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, इन्फेक्शन हुआ, सेप्सिस हुआ, पोस्ट सर्जरी ट्रॉमा है, हार्ट पेशेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज, मतलब जो मेजर सर्जरीज हैं रिकवरी के दौरान. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन रिजल्ट इन डिलीरियम. ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिलीरियम एक्सेप्ट बेंजोडायजेपाइन विड्रॉल, अभी हमने पढ़ा है, हो सकता है इससे भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी हो सकता है इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर देते हैं, डिलीरियम इटसेल्फ गेट्स ट्रीटेड और रिजॉल्व विद इन 3 to 7 days. डिप्रेशन इज समथिंग विच विल नेवर कॉज डिलीरियम. ओके, सो हमारा आंसर क्या है? डिप्रेशन इज आवर आंसर. The nurse is assessing and getting a history from a client treated for depression with MAOI. The most serious side effect associated with this antidepressant and the ingestion of tyramin-rich foods may be. We have already discussed, and I know all of you know the answer, and the answer is hypertensive crisis. Okay. A schizophrenic client who is experiencing thoughts of having special powers.
states that I am a messenger from another planet and can rule the earth. The nurse assesses this behavior as now. सबसे पहली चीज़ जब भी ये स्पेशल पावर्स के बारे में बात हो रही होती है, एक चीज़ दिमाग में आती है, दैट इज़ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या फिर ग्रैंडियोसिटी. Okay, delusion of grandiosity can occur in schizophrenic patient also, but it is a characteristic feature of manic patient. Fine. चलिए, तो हमारा आंसर है delusion of grandiosity. Now, a 56-year-old client is admitted to a psychiatric unit in a state of total despair. Total despair मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख. होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, अफेक्ट भी फ्लैट है, वेरी सैड अपीयरेंस है, अनएबल टू फील प्लेजर फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ कॉल्ड एज एनहेडोनिया. नाउ हर हस्बैंड हैज़ बिन असिस्टिंग हर एट होम विद द हाउस वर्क एंड कुकिंग. दिस मीन्स कि वो अपने रोज़ के काम भी नहीं कर पा रही है. शी हैज़ंट बीन ईटिंग मच, खाना भी नहीं अच्छे से खा पा रही है. लाइज अराउंड और सिट्स इन चेयर मोस्ट ऑफ द डे इनएक्टिव है. Becoming confused and thinks her family does not want her around anymore. Negative thinking भी है. So in this assessing the client, the nurse determines that her behavior is consistent with which of the following. क्या ये transient depression है, mild है, moderate है, severe है? What is this? So if you all remember, we had discussed continuum of depression. We had discussed continuum of depression. Now what is continuum of depression? Continuum is एक continuous line जहाँ पे कि यहाँ fall करता है transient depression, यहाँ fall करता है mild depression, this is moderate and this is severe. Okay? इसको अच्छे से समझ लो, देन कोई भी सिनेरियो को आप इजीली सॉल्व कर लोगे. ट्रांजिएंट का मतलब ही है कुछ समय के लिए रहने वाला. सो ये क्या है? डेली डिसअपॉइंटमेंट्स, जो कि ठीक है, आज का दिन ख़त्म हुआ और ये डिसअपॉइंटमेंट चली गई. डेली डिसअपॉइंटमेंट्स जो कि नॉर्मल है, वेरी मच नॉर्मल है हम लोगों के रोज़ की लाइफ में. दिस इज़ ट्रांजिएंट डिप्रेशन. अब इसमें आपको ट्रांजिएंट डिप्रेशन में जितने सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए हैं ना, इनमें से कुछ नज़र नहीं आएगा. होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, नेगेटिव थिंकिंग, ऑल ऑफ दीज अगर है भी तो ये कुछ समय के लिए रहेगा, एक दिन के लिए, एंड इट विल गो अवे. ट्रांजिएंट. ओके. माइल्ड में आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल ग्रीफ रिस्पॉन्स है, किसी लॉस से रिलेटेड है. ओके, नॉर्मल ग्रीफ है. लॉस ऑफ लव्ड वन, लॉस ऑफ समवन, फाइनेंशियल लॉस, कोई प्यारी चीज़ थी वो खो गई. इसकी वजह से कुछ समय तक रहने वाले ये जो सिम्टम्स हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, दिस वी कैन से दैट दिस इज माइल्ड डिप्रेशन. मॉडरेट डिप्रेशन क्या है? मॉडरेट डिप्रेशन है हमारा डिस्थाइमिया. ना व्हाट इज डिस्थाइमिया? 2 साल इसका ड्यूरेशन है. लंबे समय से चलती आ रही हैं कुछ डिप्रेसिव फीचर्स, बट इसके साथ में क्या है कि पेशेंट की जो रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेशेंट उनको कर रहा है, बट उसका मूड अफेक्टेड है. पेशेंट इज़ फीलिंग लो और डिप्रेसिव फीचर्स हैं, बट अपने काम वो कर पा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है. ये है डिस्थाइमिया. सीवियर डिप्रेशन में क्या है? बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड. होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस इज देयर. Patient has negative thinking. Patient have suicidal ideas. ठीक है, तो ये क्या है? ये सीवियर डिप्रेशन है, जिसमें कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं पेशेंट के, वो सब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. आई होप यू ऑल कैन सी दिस, बट लेट मी जस्ट रीड इट ऑल फॉर यू. होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, नेगेटिव थिंकिंग, सुसाइडल आइडिएशन. अगर हम अपने स्टेटमेंट पे चलें तो देखते हैं, देखो, होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, एंड नेगेटिव थिंकिंग है, एनहेडोनिया है. ऑल ऑफ दीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर सेइंग दैट द पेशेंट इज हैविंग सीवियर डिप्रेशन. ओके, चलिए. A 16-year-old client with anorexia nervosa is an inpatient psychiatric unit admitted in the ward. She has fear of gaining weight, refusing to eat, खा भी नहीं अच्छे से रही है,
नॉट ईटिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड, जिसकी वजह से उसका बॉडी वेट अफेक्टेड है, हाइट नहीं ठीक से जा पा रही है, स्टेचर नहीं सही से डेवलप हो पा रहा है, टू असिस्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ पावरलेसनेस। अब देखो क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स में पावरलेसनेस दे फील। कैसे? क्योंकि उनको लगता है कि किसी चीज़ पे उनका कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वजह से वो पावरलेस फील करते हैं। सो इस पेशेंट के लिए आपको प्लान ऑफ केयर डेवलप करना है। प्लान फॉर द क्लाइंट टू नो लॉन्गर नीड टू विद होल्ड फूड टू फील इन कंट्रोल। अपने कंट्रोल में, अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस कंट्रोल को पाने के लिए फूड को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे यूज़ करोगे? ये जो पावरलेसनेस है, इसको पेशेंट को यहाँ पे हमें फोकस करना है कि पेशेंट को थोड़ा पावरलेसनेस से हटा के थोड़ा सा उसको ये बताना है कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, थिंग्स आर अंडर योर पावर। एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट विद रूटीन टास्क एंड एक्टिविटीज। ऑल्सो सर्व मील्स एट द सेम टाइम ईच डे। Distract the client during meals to get her to eat because she must take in sufficient amount of food from starving. Sufficient amounts to keep from starving. So is it possible? अगर हम पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पेशेंट खा लेगी खाना? No, this won't happen. Do frequent room checks to be sure that the client is not hiding food or throwing it away. It is of no use. It is of no use. इससे करने से जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है कि पेशेंट का वेट बढ़े या पेशेंट सफिशेंट अमाउंट में खाना शुरू करे या प्रॉब्लम ऑफ पावरलेसनेस, वो सब नहीं होने वाला है। लिसन अटेंटिवली एंड पार्टिसिपेट इन डेप्थ डिस्कशंस अबाउट फूड बिकॉज दीज एक्शंस में एनकरेज हर टू इट। नो, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इंटेंस फियर एंड डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। तो दिस ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। वॉट इज़ गोइंग टू वर्क? ये जो प्रॉब्लम ऑफ पावरलेसनेस है, इसके लिए पेशेंट को ये ज़रूरी है उसका एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट उसको देना, रोज़ का एक रूटीन बना होना, और मील्स सेम टाइम पे सर्व होना, जिससे कि पेशेंट को लगे कि येस, थिंग्स आर अंडर माई कंट्रोल एंड देर इज़ अ रूटीन विच शी इज़ फॉलोइंग. So option A is the right answer. Okay. Now, which of the following medications have robust evidence for having anti-suicidal properties? Now, during all the discussion, all the topic discussions, during the discussion of psychopharmacology, I have told this many a times कि 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ anti-suicidal properties हैं, जिनमें anti-suicidal properties हैं, and the answer is lithium and clozapine. I told you clozapine is such an important drug. So clozapine and lithium दोनों के दोनों anti-suicidal properties इनमें हैं, which can be given to the patients for anti-suicidal properties. Okay, now next. A 3-year-old child brought first time to the OPD, 3 साल का बच्चा जिसको पहली बार OPD लेकर आए हैं. During the history, parents stated that he is not having communication with other children. So पहली प्रॉब्लम क्या हुई? Communication. Not joining the play activity. Okay. सोशल जो उसका एक होना चाहिए, एक जो मिंगल अप होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है. सम काइंड ऑफ टैंट्रम्स हैं, ऑलवेज सिटिंग अलोन, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, विड्रॉल है, डूइंग रिपीटेड काइंड ऑफ एक्टिविटीज. क्या है? repetitive patterns of behavior है. On the basis of all of these things, history collection, one can identify the child is suffering from which of the following condition. Intellectual disorder, यहाँ पे intellectual disability का बिल्कुल भी बात नहीं हुई है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमारा आंसर हो सकता है, पर उससे पहले बाकी और ऑप्शंस भी देख लेते हैं. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्या सिम्टम्स हैं अटेंशन डेफिसिट के? ये सिम्टम्स हैं कि बच्चा अपने टर्न का वेट नहीं कर सकता, अटेंशन उसका डिस्ट्रैक्टेड होता है, बहुत हाइपर एक्टिव होता है और दूसरों को परेशान करता है. ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है. मेंटल रिटार्डेशन जैसा भी कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है. हमारा आंसर क्या है? ASD. क्यों है ASD? क्योंकि ASD के 2 कोर फीचर्स होते हैं. एक है सोशल कम्युनिकेशन उसका डिस्टर्ब्ड होता है. सोशल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने में जेस्चर्स भी उसके अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं. अप्रोप्रिएट ना होने का मतलब कैसे है? पेशेंट कोई जो बच्चा है वो कोई भी बॉन्डिंग या कोई भी अटैचमेंट नहीं दिखाता है लोगों के साथ, सोशल स्माइल नहीं है, उसका आई कॉन्टैक्ट नहीं है, एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, अपने आप में रहता है, दूसरों से बिल्कुल मिंगल अप उसको नहीं होना है, विड्रॉल है,
और कैसी एक्टिविटीज़ करता है? रेस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटीज़ और बिहेवियर. So which is very clearly written here. So the answer is autism spectrum disorder. On psychiatric interview, a patient had the following thought: हे, मे, पे, रे, डे. कैसे बात कर रहा है पेशेंट? राइमिंग वर्ड्स में बात कर रहा है. कैसे बात कर रहा है? सेम साउंड ऑफ वर्ड्स निकाल रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या पैटर्न है ये? क्लैंग एसोसिएशन. डिरेलमेंट क्या होता है? डिरेलमेंट इज पेशेंट ठीक ठाक बात कर रहा था, बात करते करते उसने टॉपिक बदल दिया. बट दिस इज़ नॉट फ्लाइट ऑफ आइडियाज़. फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या है? बहुत रैपिडली पेशेंट टॉपिक चेंज करता है. रैपिड जो करता है वो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़. डिरेलमेंट क्या है? सक्सेसिव उसके जो थॉट्स हैं, जो सक्सेसिव जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जा रहे हैं. जैसे कि पेशेंट किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, 1-2 सेंटेंस 3 सेंटेंस उसने बोल दिए, उसके बाद उसने अपना टॉपिक चेंज कर लिया. दैट इज़ डिरेलमेंट. जैसे कि ट्रेन जो है डिरेल हो जाती है, चलती है अपनी जगह चल रही होती है पर रास्ते में जाके वो डिरेल हो गई. अच्छा, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन क्या है? कि एक सेंटेंस के कुछ फ्रेजेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. कनेक्शन नहीं है तो क्या हो रहा है? कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है. सो एसोसिएशन इज लूज. व्हाट इज न्यूलॉजिज्म? न्यू वर्ड्स को इन्वेंट करना. इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स. इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? पेशेंट इज़ ट्राइंग टू कन्वे समथिंग, पर वो जो बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ पा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ का नाम कुछ और रख दिया है उसने, और वो नाम किसी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो व्हाट पेशेंट डिड? पेशेंट हैज़ इन्वेंटेड न्यू वर्ड्स फॉर समथिंग. Okay, so the answer is clang association. Moving on to the next question. A young boy complained that we can hear out loudly. I can hear out loudly whatever he is thinking in his mind. तो पेशेंट क्या कह रहा है कि जो भी मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, जो भी मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, मैं ज़ोर से सुन पा रहा हूँ. जैसे मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ खेल के आता हूँ, तो वो चीज़ मुझे सुनाई आ रही है. तो क्या है ये? व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? दिस इज़ रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन है, या फिर फंक्शनल हेलुसिनेशन है, थॉट इको है, या रनिंग कमेंट्री है? देखो ये क्या है? थॉट इको है. थॉट इको है. थॉट इको क्या? थॉट्स इको हो रहे हैं, थॉट्स सुनाई दे रहे हैं. दैट इज़ थॉट इको. रनिंग कमेंट्री इज़ वॉट एवर द पेशेंट इज़ थिंकिंग और डूइंग, वॉट एवर द पेशेंट इज़ डूइंग वो कमेंट्री की तरह पेशेंट के दिमाग में चल रहा है. सो दैट इज़ रनिंग कमेंट्री. ओके, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, फंक्शनल हेलुसिनेशन क्या है? मेनी अ टाइम्स वी हैव डिस्कस दिस अंडर सब्सटेंस का जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या होता है इनमें? इनमें क्या है कि एक सेंसरी मोडालिटी दूसरी सेंसरी मोडालिटी को अफेक्ट करती है. और फंक्शनल में क्या है कि सेम सेंसरी मोडालिटी, एक में उसी सेंसरी मोडालिटी में स्टिमुलस मिला और उसी में पेशेंट को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. विच इज़ मोस्ट कॉमन सिम्टम इन अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट्स? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अच्छे से आपको आना चाहिए. पूछा गया कि अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट में सबसे पहले या मोस्ट कॉमन दिखने वाला सिम्टम क्या है? एंड अनडाउटेडली ट्रेमर्स. पेशेंट को 6 से 8 घंटे हुए उसके ट्रेमर्स शुरू हो जाएंगे. ओके, सो ट्रेमर्स इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन अल्कोहल विड्रॉल. ओके, methylphenidate. What is methylphenidate? Methylphenidate is a stimulant and it is used in case of ADHD. ADHD में stimulant use हो जाता है, किया जाता है methylphenidate, and the purpose is to improve the attention span. जो attention span patient का यहाँ पे disturbed है उसके लिए methylphenidate काम करता है. So the answer is option E. नेक्स्ट इज अ नर्स असेसेस अ पेशेंट रिसीविंग हैलोपेरिडोल. हैलोपेरिडोल क्या है? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है जिसके साथ EPS बहुत ज़्यादा होते हैं. द नर्स नोटिसेस दैट द पेशेंट इज शिफ्टिंग इन चेयर, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, tapping both feet constantly. Now what is the most accurate term to document these findings? क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि पेशेंट को कुछ ना कुछ रेस्टलेसनेस हो रही है और ड्रग क्या चल रही है? हैलोपेरिडोल. हमें पता है कि हैलोपेरिडोल क्या है? फर्स्ट जनरेशन ड्रग है. फर्स्ट जनरेशन के साथ EPS बहुत ज़्यादा होते हैं. कौन से EPS हैं? ये सब EPS यहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, नाउ एकथीसिया इज द आंसर एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन. This is the most common EPS. Akathisia is the most common EPS. ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ बाकी सब भी हमारे EPS हैं जैसे कि डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, पार्किंसोनिज्म,
बट नाउ व्हाट इज एकथीजिया? एकथीजिया इज रेस्टलेसनेस. पेशेंट आपको रेस्टलेस दिखेगा, पेशेंट को अंदर से भी एक सब्जेक्टिव उसकी फीलिंग है रेस्टलेसनेस की, जिसकी वजह से पेशेंट एक जगह बैठ नहीं रहा है. अगर बैठ गया तो अपनी चेयर पे आगे पीछे मूव करता रहेगा, अपने हाथों पैरों को टैप करता रहेगा. ओके, सो द आंसर इज एकथीजिया एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है. नेक्स्ट, डबल डिप्रेशन. ये जब आया था ना तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि डबल डिप्रेशन क्या होता है. तो डबल डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेसिव एपिसोड विद डिस्थाइमिया. देखो, डिस्थाइमिया की हमने बात करी, हमने क्या बात करी? हमने डिस्थाइमिया की बात करी कि डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं पिछले 2 साल से. इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स द ड्यूरेशन इज़ 1 ईयर. पर हम यहाँ पे चलिए बात कर रहे हैं 2 साल की. अब 2 साल में जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स क्या हो गए? वर्स हो गए और ये बदल गए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डबल डिप्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज डबल डिप्रेशन. सुपर इम्पोज्ड डिप्रेशन इज सुपर इम्पोज्ड ऑन डिस्थाइमिया. What is replaced in MHCA 2017? This is also important. देखो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में कुछ चेंजेस हुए थे. वो क्या क्या चेंजेस थे वो आपको पता होना चाहिए. देखो क्या चेंजेस हुए थे. एक तो था बैन किस पे था? डायरेक्ट ECT पे. डायरेक्ट ECT बैन हो गई. माइनर्स के लिए ECT बैन हो गई है. ओके, और एल्डरली के लिए बैन हो गई है. दूसरा क्या है और क्या हो गया है? डीक्रिमिनलाइजेशन किसका? सुसाइड का. पहले सुसाइड को क्रिमिनल एक्टिविटी मानते थे, पर अकॉर्डिंग टू MHCA दिस इज डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया है. ओके, तो अब अपना आंसर देखें हम, तो बैन ECT इन एल्डरली. दिस इज रिप्लेस्ड इन 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. साइकोसर्जरी भी बैन हुई है. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 30 क्वेश्चन असेसमेंट स्केल? ऐसा असेसमेंट स्केल जिसमें 30 आइटम्स हैं, ऐसा स्केल जो कि कॉग्निटिव हमारा जो फंक्शंस है उनको असेस करता है. एंड द आंसर इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. 30 पॉइंट का होता है और हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टू असेस कॉग्निटिव डिक्लाइन. टू असेस कॉग्निटिव डिक्लाइन. ओके, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? डिमेंशिया, डिलीरियम, इनमें यूज़ होता है. चलिए नाउ, अच्छा एक और चीज़ थी, केज क्या होता है? केज इज़ नॉट आंसर हियर, पर केज इज़ यूज्ड फॉर अल्कोहल स्क्रीनिंग. क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पर. 4 आइटम्स होते हैं. 4 आइटम्स हैं. क्या क्या आइटम्स हैं? C stands for cut down. Have you ever thought of cutting down the amount of alcohol you take? A is, do you ever feel annoyed if somebody talks about your habit of alcoholism? G, have you ever feel guilty? And E, have you ever used alcohol as an eye opener? तो ये है हमारा केज क्वेश्चनेयर. चलिए, हमारा आंसर है MMSC. नेक्स्ट, identify the clinical features observed in patient with opioid overdose. Now opioid is also an important topic. देखो, सब्सटेंस में 2-3 हैं जो इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल, ओपियोइड एंड कैनबिस. चलिए, ओपियोइड ओवरडोज में हमें ध्यान रखना है. क्या याद रखना है? CPR, कोमा, पिन पॉइंट, प्यूपिल एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. देखो, ओपियोइड ओवरडोज को अगर क्विकली इमीडिएटली मैनेज नहीं किया, पेशेंट कैन डाई. वाई? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पेशेंट कैन डाई. कैसे याद रखेंगे? CPR से याद रखेंगे. कोमा, पिन पॉइंट, प्यूपिल एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज द मैनेजमेंट? IV naloxone, short acting opioid, IV naloxone. ओके, रैपिड एक्शन होता है इसका. IV naloxone देते हैं पेशेंट को बचाने के लिए, पेशेंट को इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए. अब चलते हैं, हमसे क्लिनिकल फीचर्स पूछे हैं तो पिन पॉइंट प्यूपिल, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अनकॉन्शियसनेस. तो हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव. फाइन, इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं. वेरी इजी निमोनिक, आई हैव टोल्ड यू. CPR. Which of the following is a finding in depression? डिप्रेशन के फीचर्स क्या हैं? डिप्रेशन के फीचर्स क्या हैं? साइज कैप्स,
साइज कैप्स क्या है? सुसाइडल आइडिएशन, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, गिल्ट है, एनर्जी कम हो जाती है पेशेंट की, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब्ड है, और क्या है? एजिटेशन है, अटेंशन डिस्टर्ब्ड है, साइकोमोटर एजिटेशन है या साइकोमोटर रिटार्डेशन है. एस इज सुसाइडल आइडिएशंस. ओके, सो नाउ and sleep disturbance. S for suicidal ideations and second S for sleep disturbance. So अब हमसे पूछा गया कौन सी फाइंडिंग डिप्रेशन में नहीं मिलती है? हाइपरसेक्सुअलिटी, इट इज सीन इन मेनिया. एलिवेटेड मूड, दिस इज ऑल्सो सीन इन मेनिया. प्रेशर्ड स्पीच, मेनिया. लॉस ऑफ लिबिडो इज वन सिम्टम, वन फीचर विच इज present in depression. Okay, so loss of libido is the answer, but it is not a characteristic feature, इसलिए यहाँ पे साइज कैप्स जो निमोनिक है उसके अंदर नहीं है. बट अगर पूछा जाए लॉस ऑफ लिबिडो मेनिया में होता है या डिप्रेशन में होता है, हमारा आंसर डिप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि मेनिया में हाइपर सेक्सुअलिटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्यूबलर-रॉस, दाबदा होपलेसनेस इज सीन इन विच स्टेज? क्या है दाबदा? दाबदा क्या है? स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. दाबदा क्या है? स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है. DAB, DA. D stands for denial, A stands for anger, B for bargain, D for depression, A for acceptance. एक पर्सन ग्रीफ के दौरान इन सब स्टेजेस से होके निकलता है. हमसे पूछा है कि होपलेसनेस किस में होती है. अब जहाँ पे भी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस का नाम सुनो वो सीधे सीधे डिप्रेशन की तरफ इशारा करता है. तो हमारा आंसर क्या है? डिप्रेशन. व्हेन अ पेशेंट इज इन डिप्रेसिव फेज, पेशेंट विल बी होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस. ही विल फील दैट वे. नेक्स्ट है schizophrenic patients talking about power. This we have already discussed. We know that it is delusion of grandiosity. Okay. Next है a client who is taking MAOI. This also we have done. We know that MAOI के साथ हमारा hypertensive crisis associated है. This I am telling you, this I am showing. देखो जितने भी previous year questions हैं वो सब यहाँ पे मैंने रखे हैं. Now you can see कि MAOIs या कुछ एक questions हैं जो कितनी बार repeat हुए हैं. See, this is also द सेम क्वेश्चन. सो MAOI अगर पेशेंट ले रहा है तो टायरामिन रिच डाइट हमें नहीं देनी है. ओके, इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन पर्सनालिटी चेंजेस एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्स अगर वॉलंटरी रिस्पॉन्स, हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं ये कौन से लोब में हैं? तो आंसर हमारा क्या है? फ्रंटल. पर्सनालिटी चेंजेस भी इसी में होते हैं और वॉलंटरी रिस्पॉन्स भी. अ पेशेंट डेवलप्स अटैचमेंट टूवर्ड्स नर्स. दिस इज नोन एज, अब ये सब क्या है? ये सब क्या है? थेरेप्यूटिक इम्पासेस हैं. ऐसी चीज़ें हैं जो थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नहीं बनने देती हैं, उसमें हिंडरेंस कॉज करती हैं. अब क्या होता है? दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है. नाउ दिस इज पेशेंट, ओके, एंड दिस इज नर्स. ओके, दिस इज पेशेंट एंड दिस इज नर्स. ठीक, आइडेंटिफाई करने के लिए आई हैव मेड अ प्लस साइन. नाउ व्हाट हैपन्स? नाउ द patient can develop feelings towards nurse. This feelings can be of love, this feelings can be of hatred, this feelings can be of anger. कुछ भी हो सकता है. वो अपनी प्रीवियस लाइफ से इसको एसोसिएट कर लेता है इस पर्सन को, और वो जो प्रीवियस पर्सन जो था जिसके साथ उसके जो भी फीलिंग्स थी, चाहे वो गुस्से की थी, एंगर की थी, वो सब उसकी तरफ प्रोजेक्ट कर देता है, उसकी तरफ डायरेक्ट कर देता है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? पेशेंट पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अटैचमेंट डेवलप हो रहा है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफियरेंस. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफियरेंस. अब होता क्या है? कई बार नर्स डेवलप्स फीलिंग्स टूवर्ड्स पेशेंट. दिस फीलिंग्स कैन बी ऑफ लव, हेटेड, एंगर, एनीथिंग. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज काउंटर ट्रांसफियरेंस. ओके, रेजिस्टेंस क्या है? जब पेशेंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, वो बात ही नहीं करना चाहता है, वो ओपन अप होता ही नहीं चाहता है, वो एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप करना ही नहीं चाहता है. व्हाट इज बाउंड्री वायलेशन? व्हेन द नर्स और एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल एस्टैब्लिशेस social relationship with the patient or the family outside professional boundaries, that is called as boundary violation. The answer is transference. Discharge planning starts in which stage of nurse patient relationship? We know that 4 stages होती है nurse patient relationship की.
डिस्चार्ज प्लानिंग क्या टर्मिनेशन फेज में स्टार्ट होनी चाहिए? देखो, डिस्चार्ज प्लानिंग सबसे पहली स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफियरेंस या काउंटर ट्रांसफियरेंस हो जाए या डिपेंडेंस डेवलप हो जाए नर्स और पेशेंट की या थेरेपिस्ट और पेशेंट की। तो सबसे पहले ही फेज में जो जो डिस्चार्ज प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, which of the following is an anti-craving agent for a patient who got treated for opioid use within last 6 months? तो हमसे पूछा है एंटी क्रेविंग एजेंट ओपियोइड के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ओपियोइड डिपेंडेंस के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ इससे रिलेटेड। What is the gold standard? Methadone. Methadone is the gold standard for the treatment of opioid dependence. जिसको नहीं पता है वो लिख लो, स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके, अब हमसे पूछा गया है, देखो जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ना ओपियोइड ट्रीटमेंट की, तो कुछ फेजेस में होता है, जैसे कि सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन होता है जिसमें कि विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना होता है। इसमें भी मेथाडोन प्लस ब्यूप्रेनॉर्फिन काम करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं हार्म रिडक्शन पे, जहाँ पे अगेन मेथाडोन एंड ब्यूप्रेनॉर्फिन काम करता है। हम बात कर रहे हैं एंटी क्रेविंग की। किसकी बात कर रहे हैं? एंटी क्रेविंग की बात कर रहे हैं। तो एंटी क्रेविंग क्या है? एंटी क्रेविंग हमारा नाल्ट्रिक्सोन है। ये क्या है? ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस, नॉट रिड्यूसेस, इट प्रिवेंट्स द रिवॉर्डिंग इफेक्ट, of the substance. If a patient takes opioid, he feels euphoric, he feels that reward feelings. So what it does, it blocks that rewarding feeling, it blocks that pleasurable feelings. So this is an anti-craving agent for opioid and for alcohol also. ओके, डायसल्फिराम क्या है? डेटरेंट एजेंट है जो कि अल्कोहल के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ब्यूप्रेनॉर्फिन देखा हमने कि ये क्या है? ये डिटॉक्सिफिकेशन फेज में यूज़ होता है। अकाम्प्रोसेट किस में होता है? रिलैप्स प्रिवेंशन में होता है। सो नाल्ट्रिक्सोन इज द एंटी क्रेविंग एजेंट। अ पेशेंट सेज दैट टीवी एंकर इज गिविंग अ सीक्रेट मैसेज टू मी। तो ये क्या हो रहा है? पेशेंट को लग रहा है कि आसपास के इवेंट जो है वो उससे रिलेटेड है। तो क्या है ये क्या है? डिल्यूजन है, आइडियाज ऑफ रेफरेंस है, थॉट एलिनेशन है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। तो क्या है? रेफरेंस है। पेशेंट को लग रहा है कि आसपास की जो चीज़ें हैं दे आर रिलेटेड टू मी। थॉट एलिनेशन क्या होता है? थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट विड्रॉल, 3 फिनोमेना इसमें होते हैं जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसके थॉट्स का जो कंट्रोल है ना वो उसके पास नहीं, किसी और के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया फेज में है, मेनिक फेज में, मेक्स कुछ ऐसे कमेंट्स पेशेंट कर दे रहा है जो कि अच्छे कमेंट्स नहीं हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं। व्हाट शुड बी द नर्सिंग इंटरवेंशन? ऐसे में हाउ यू विल मैनेज दिस सिचुएशन? कैसे करोगे आप पेशेंट पे? यू विल सेट द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज एंड प्रिवेंट सेल्फ एंड अदर डायरेक्टेड हार्म. You will ignore the patient, you will isolate the patient so that he realizes his mistake, or you will use some kind of punishment. So what you will do? देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है? ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए एक पहली चीज़ हमेशा आपके दिमाग में आनी चाहिए, सेट लिमिट्स, सेट लिमिट्स, सेट बाउंड्रीज। ये चीज़ हमारे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए। Set firm limits on the unacceptable behavior of the patient. You cannot ignore the patient, you cannot isolate, or you cannot punish the patient. Okay? तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, you have to set the boundaries. A chronic alcoholic develops thiamine deficiency. Which of the following will be seen? क्या है? थायमिन डेफिशिएंसी डेवलप हो गई तो पेशेंट विल हैव वर्निकेज एंसेफेलोपैथी एंड कोर्सकॉफ सिंड्रोम का रिस्क है। तो क्या हो सकता है? देखो, मेमोरी इंपेयरमेंट, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, डिमेंशिया, ये सब हो सकता है। डिमेंशिया नहीं हो सकता है। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मेमोरी इंपेयरमेंट थोड़ा सा फिर भी रिलेटेड है, पर जो स्पेसिफिक हमारा आंसर है, हमारे नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट कर रहा है। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल इज अ सेंट्रल CNS depressant है, CNS depressant है, so it is affecting the CNS and it is responsible for this Wernicke's encephalopathy and Korsakoff psychosis. So peripheral neuropathy and ataxia can be seen in chronic alcoholics. Okay, next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट फूड चॉइस फॉर मेनिक पेशेंट. एक मेनिक पेशेंट है आपके यूनिट में, क्या अप्रोप्रिएट फूड चॉइस होगा? स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दोगे, लो कार्ब मील्स दोगे, फिंगर फूड्स होने चाहिए या ब्लैंड मील्स होनी चाहिए? वी ऑल नो दैट मेनिक पेशेंट्स आर वेरी एनर्जेटिक. They are very energetic, they are always on the go, they don't want to sit down, they have decreased need for food, they don't feel like eating. ओके तो इस ऐसे में हम क्या करते हैं, पेशेंट को फिंगर फूड्स दे देते हैं सो दैट ही कैन कैरी दोज फिंगर फूड्स अलॉन्ग विद हिम, ओके, while on the go. Okay, so that's all. This was the last question. In this session, we have discussed all the previous year questions of mental health nursing. And with this, I think we have completed our preparation. But still, keep revising things जहाँ पे आपको अभी भी confusion है. So all the best for your preparation and stay focused. और end moment तक आपने अपने आप को बना के रखना है, अपनी preparation को लेकर चलना है. So all the best.